थे, उसमें इलाहाबाद का एक मीटिंग आपको मैंने बताया था। 20 जून 1920 को ये कंडक्ट किया गया था, और उसी दिन गांधी जी ने क्या कहा था कि अगले आने वाले 1 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, है ना। तो लिखेंगे प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, नॉन कोऑपरेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। तो कहां पे, तो इलाहाबाद, नीचे लिखिएगा इलाहाबाद, और तारीख कितने तारीख, 20 जून 1920। इस बैठक में इस दिन नॉन कोऑपरेशन के लिए अनाउंसमेंट किया गया या प्रस्ताव रखा गया, किनके द्वारा, बाय गांधी जी द्वारा। डेट कितने तारीख को फिक्स किया गया, लिखिएगा डेट अनाउंस फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डेट अनाउंस्ड फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डेट अनाउंस फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लिखिएगा 1 अगस्त 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। ये कैसा डेट था, एक अनाउंस डेट था कि 1 अगस्त 1920 को क्या करेंगे हम लोग, नॉन कोऑपरेशन करेंगे। परंतु इस दिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद इतने बड़े लीडर, जब डेथ हो जाए इस तारीख को, जिस दिन की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो इस आंदोलन को क्या चालू रखा जाएगा या पोस्टपोन किया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया गया। और पोस्टपोन कर दिया गया तो अब फिर नए सिरे से इसके लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा, इसके लिए फिर से एक नई जो है पॉलिसी रणनीति के तहत आना पड़ेगा। तो लिखिएगा नीचे जिस दिन जहां पे लिखे हैं अनाउंस वाला, उसी जगह नीचे लिखिएगा अनफॉर्चुनेटली बाल गंगाधर तिलक डाइड ऑन दिस डेट, अनफॉर्चुनेटली बाल गंगाधर तिलक died on this date, दुर्भाग्य तरीके से, क्या बोले पहले, दुर्भाग्य तरीके से बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इस दिन हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इस दिन हो गई। चलो, तो 1 अगस्त वाला क्या हो गया, डेट पोस्टपोन्ड हो गया। अब नेक्स्ट डेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब ये पूरा इनका चीज समाप्त हो गया, एक होता है, एक मूवमेंट होता है, एक गति होता है, वेव होता है, जो गांधी के अनाउंसमेंट के बाद देश में बना था कि 1 अगस्त से हम लोग क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। तो फिर ये वेव लाने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, विशेष सत्र, कहां, कलकत्ता में, किनके द्वारा, तो कांग्रेस के द्वारा। तो लिखिएगा स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस, हेडिंग डाल दीजिएगा स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की जगह पे आईएनसी लिखिए ना, ठीक रहेगा, आईएनसी। तो कहां पे, तो ये महीना कौन सा होगा, तो सितंबर होगा 1920 में। कहां पे आयोजित होगा, तो कोलकाता में। चेयरमैन कौन होंगे इसके, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय।
तो कलकत्ता में बैठक होगी स्पेशल सेशन का, तो इस पर क्या क्या डिस्कशन होगा भाई। तो ये तिथि यदि देख लिया जाए तो ये 4 तारीख को ये बैठक होगी सितंबर महीना। यदि 4 नहीं याद रहेगा तो आप सितंबर कर सकते हो। तो इस दिन ये कहा गया कि देखो अगला जो हम लोग असहयोग आंदोलन के लिए जो डेट निर्धारित करेंगे उसका लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, स्वराज। और ये स्वराज जब तक हमको नहीं मिल जाता है तब तक हम नॉन कॉपरेशन एनसीएम को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और स्वराज पाने के उद्देश्य से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जारी रखा गया और इसके लिए मतलब एक नए तरीके से प्रपोजल आए। इसमें यह तय किया गया कि आखिर हम लोग जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो करना क्या है। इस दौरान कोई प्रोग्राम तय करेंगे कि ऐसे ही जो जिसका मर्जी है उस अनुसार से काम करेगा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एक प्रोग्राम फिक्स किया गया गांधी जी के द्वारा। ये कार्यक्रम कौन बनाएंगे, गांधी जी। और इसका मेन जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम का थीम वो था आपका बॉयकॉट। तो किसको किसको करना है, असैनिक कार्यों को करना है। असैनिक मतलब जो आर्मी से रिलेटेड ना हो, क्योंकि यदि हड़ताल करेंगे आर्मी वाले तो पता चला है कि मतलब देश ही आपके खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आर्मी के सेवा को छोड़कर के जितने भी असैनिक कार्य हैं, चपरासी से लेकर के हायर जो पोस्ट होता है सिविल सर्वेंट तक, जुडिशरी, टीचिंग, जितना भी लाइन है सबको हमको क्या करना है, बायकॉट करना है। तो इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उसमें से चाहें तो कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम और सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। नॉन कितना बड़ा बड़ा लिखिएगा नॉन कॉपरेशन, शॉर्ट में लिखिए ना एनसीएम प्रोग्राम, एनसीएम्स प्रोग्राम। तो उसका थीम क्या था, बायकॉट। तो जहां बायकॉट लिखिएगा उसके आगे पीछे सब इसको बना दीजिए ऐसे करके कि क्या क्या उसमें करना, बायकॉट बीच में करके और उसको चारों तरफ उसको सजा दीजिए बढ़िया से कि क्या क्या करना है। तो पहला लिखिएगा नॉट पेइंग टैक्स, नॉट पेइंग टैक्स यानी कि करों का भुगतान नहीं करना। दूसरा लिखेंगे रिजाइनिंग सिविलियन, या तो ऐसे कह सकते रिजाइनिंग सिविल सर्वेंट्स पोस्ट, रिजाइनिंग सिविल सर्विसेज या सर्वेंट्स पोस्ट, यानी कि नागरिक सेवा से क्या करना है, त्याग पत्र देना है। अगला लिखेंगे रिवर्टिंग टू गवर्नमेंट टाइटल्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधि दिया गया है उसको क्या करना है, वापस करना। जैसे कि सर का उपाधि होता था नाइटहुड का, नाइटहुड वगैरह का उपाधि को क्या कर देना है, वापस कर देना है। रिवर्टिंग REVERTING, रिवर्टिंग टू गवर्नमेंट टाइटल। अगला लिखिएगा बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बायकॉट ऑफ जुडिशियरी, न्यायालय का बहिष्कार। बायकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, चलिए अगला लिखिएगा हिंदू मुस्लिम यूनिटीज
हिंदू मुस्लिम एकता, हाँ इसी में। हालांकि बैकॉट लिखे हैं तो बैकॉट में हिंदू मुस्लिम तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो फिर इसको एक काम करो कि इसको खाली अलग कर लो, ये वाला हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उस जगह पर एक और लाइन डाल दीजिए, एलिमिनेटिंग, इसको कैसे बोलेंगे इसको, एलिमिनेटिंग अनटचेबिलिटी, ये बैकआउट में आ जाएगा आपका, अनटचेबिलिटी को बैकआउट करना। ऐसे अनटचेबिलिटी ही लिखेंगे तो बैकआउट तो है ही वहां पे, यानी कि छुआछूत को क्या करना है, खत्म करना है। एलिमिनेटिंग अनटचेबिलिटी, एलिमिनेटिंग अनटचेबिलिटी, और लास्ट में नोट करके उस जगह पर कर दीजिए तो फिर सही होगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्या कि बैकआउट बीच में लिखा हुआ है तो वहां पे खराब हो जाता है, वो उसका पूरा आंसर ही खराब हो जाता है। तब यूनिटी करोगे तो वहां पे वो लिखा हुआ है बीच में बैकआउट, तो गड़बड़ ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये पूरा जितना भी आपका प्रोग्राम है बैकआउट के लिए, ये आप चाहें तो इसी को, इसको कॉपी करिए और मेंस में पेस्ट कर दीजिएगा, जितना हमने बताया है, तो ये वाला मेंस के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं चितरंजन दास, हेडिंग डालिए CR दास, CR दास, चितरंजन दास। चितरंजन दास को एक टाइटल दिया गया था, कौन सा, देश बंधु, देश बंधु, बंगाली थे, बंधु। और एक और इसी तरह से मिलता जुलता टाइटल है दीन बंधु का। दीन बंधु किसे कहा जाता है, CF एंड्रूज, CF एंड्रूज को कहा जाता है दीन बंधु, और चितरंजन दास को क्या कहा जाता है, देश बंधु। चलिए, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में आपका। चलिए, चितरंजन दास का क्या यहां मैटर है, उन्होंने कहा कि देखो, एक चीज और हमने लिखना छोड़ दिया बैकआउट में, वह था बैकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। उसमें जहां लिखे ना बहिष्कार, उसी जगह एक लाइन आप कर सकते हो, बैकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यानी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करना। तो ये वाला लाइन को चितरंजन दास ने पकड़ लिया, जैसा कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि चितरंजन दास चाहते थे कि 1919 जो मरले, क्या नाम था उसका, चम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स है, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या तो उसको आप कह सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, उसमें पहली बार कहा गया कि भारतीयों को अब जो है, जो डायरेक्ट इलेक्शन है, खास करके लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसमें अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और चितरंजन दास इस बात के बहुत ज्यादा, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, सपोर्टर थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनका मानना था चितरंजन दास का कि सड़क पे तो हम लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, कांग्रेस का, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात वो तो कंपनी रहा ही नहीं, ब्रिटिश शासन का, सड़क के साथ साथ हम लोग यदि जीत करके जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या तो काउंसिल या तो आपका पार्लियामेंट में, तो हम लोग अंदर जाके गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, तो सभी लेवल पर विरोध करेंगे। लेकिन गांधी जी ने इस प्रोग्राम में दरवाजा ही बंद कर दिया, किस चीज का, चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बात से चितरंजन दास नाराज थे। तो लिखेगा, CR दास अपोज द एनसीएम, CR दास अपोज्ड द एनसीएम, एनसीएम समझ रहे हैं ना, लंबा वाला को शॉर्ट कर दिया है, एनसीएम ऑन द बेसिस ऑफ बैकआउट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, बैकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध इस आधार पर किया कि
विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया है, बहिष्कार किया गया है। ठीक है, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का अपोज विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें क्या क्या कहा गया है, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया है। इस आधार पर इसका अपोज किया एनसीएम का। और चित्तरंजन दास क्योंकि उस समय के बहुत बड़े उदारवादी कांग्रेसी नेता थे, ठीक है, और ये मतलब बाद में देखिएगा जब ये स्वराज पार्टी बनेगा तो यहां पे कांग्रेस के विचारधारा में दो धड़ा बटेगा, एक चेंजिनिस्ट मतलब परिवर्तनवादी, और एक कंजर्वेटिव माना कि जो कांग्रेस के मूल धड़े पर चल रहा है उसी धड़ा पर, अपरिवर्तनवादी उसको कहा जाएगा। तो चित्तरंजन दास परिवर्तनवादी लोग थे, वो सोचते थे कि नहीं, जो आपका विचार फिक्स कर दिया है उसी पे टिके नहीं रहना है, कुछ अपना भी दिमाग लगाना है। तो चित्तरंजन दास इस तरह से आप बहुत बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के, तो कहीं पे बगल में लिख लीजिए, पॉलिटिकल टीचर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। और इनको मनाना कांग्रेस के एक बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू का बड़ा काम था। इन्होंने निवेदन किया, परसुएशन किया कि आप कृपया करके, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट है, पहला अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है गांधी जी के नेतृत्व में, कृपया करके आप मान जाइए। उनके कहने पे कहा कि ठीक है, मानते हैं। तो लिखिएगा नीचे, ऑन द परसुएशन परसुएशन TION है लास्ट में, परसुएशन माने अनुनय विनय ऑफ मोतीलाल नेहरू, he joined the NCM। लिखिएगा, मोतीलाल नेहरू के अनुनय विनय के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को ज्वाइन किया, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। तो अब चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उनको मना लिया गया किनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू। चलिए, अब जब मना लिया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो इसमें एक तब तक समय आपका दिसंबर हो चुका है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, उसमें इसी बीच में चित्तरंजन दास को भी बना लिया गया, जो कि अपोज कर रहे थे, एक बड़े कांग्रेसी नेता, उदारवादी। दिसंबर महीना में एक सेशन होगा, तो लिख सकते हैं नागपुर सेशन ऑफ ANC। कब? दिसंबर महीना में होता ही है, नागपुर यहां पे लिखा ही हुआ है। चेयरमैन कौन होंगे? अभी थोड़ी देर पहले एक नेता का नाम पढ़ाया था जब मद्रास महाजन सभा पढ़ रहे थे, वी राघवाचारी। पूरा नाम है विजय राघवाचारी, साउथ इंडियन है इसलिए उनका नाम बड़ा होता है। और इसमें चित्तरंजन दास जी को मनाया जो गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इसलिए बोलता है ना कि गांव देहात में यदि कि शादी विवाह में फूफा जी यदि रूठ जाए तो कोई भी काम जो है शुभ मुहूर्त वाला उन्हीं से करवा दो,
तो क्या होता है कि थोड़ा सा उनको लगेगा कि यार हमारी भी पूछ है। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, अरे फूफा जी रूठने का कारण होता है क्योंकि पुराने दामाद होते हैं उस घर का, इसके बाद फिर नया दामाद आता है, मतलब अगला वाला, तो उसको हाँ, उनको उन्हें दावा प्रस्तुत करते हैं कि यार हम पुराने हैं, हमको नहीं पूछ रहे हो तुम। और सबसे शादी विवाह में सबसे व्यस्त रहेंगी लड़का की बहन, लगेगा घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पे। नहीं, सबसे ज्यादा व्यस्त उसके माता पिता से भी व्यस्त रहेगी। हाँ, कैसे? अरे अब होता है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन खाया है नहीं खाया है सारा जिम्मेवारी वही देखेंगे। और बूढ़े बुजुर्ग जो नाना टाइप के लोग होते हैं वो हलवाई के पास जाके बैठेंगे कि वहां कोई घाट तो कुछ नहीं गया है जहाँ पे। हाँ, ये चीज सब खैर। हाँ चलो ठीक है। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जो प्रपोजल है इस अधिवेशन में नागपुर वाला में चित्तरंजन दास के हाथों से ही प्रस्तुत करवा दिया। तो लिखिएगा, एनसीएम was prepared with some change in it. NCM was prepared with some changes in it. Some changes in it. Non-cooperation NCM was prepared with some changes in it. लिखिएगा, असहयोग आंदोलन में कुछ परिवर्तन किया गया। तो क्या क्या परिवर्तन किया गया? तो इसमें यह कहा गया कि देखो असहयोग मूवमेंट चल रहा है, लेकिन सब चीज तो हमने लिखा है, लेकिन इसका जो है तरीका क्या होगा वो इसमें बताया गया। कुछ परिवर्तन किया गया। क्या बताया गया कि देखो हमें किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जाना है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश सरकार के जो आते हैं इस विषय पर कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही काम करना है। दूसरा कहा गया कि देखो हमें पीसफुल तरीके से गांधी जी का जो मूवमेंट होता है, शांति, अहिंसा, सत्याग्रह, इसके आधार पर हमको चलना है और हमें न्याय उचित मांग करना है, फेयर तरीके से इस आंदोलन को चलाना है। तो जो सम चेंजेस किए गए हैं ना, तो उस जगह पे नीचे लिखिएगा चेंजिंग प्रोग्राम, कार्यक्रम में परिवर्तन, उसी के नीचे जहां आपने लिखा है चेंजिंग इन प्रोग्राम, पहला लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर संवैधानिक तरीके से। दूसरा लिखिएगा पीसफुल मैनर, शांतिपूर्ण तरीके से। और तीसरा लिखिएगा फेयर मैनर, न्याय उचित तरीके से। फेयर मैनर, न्याय उचित तरीके से। ये तीन चीज जो है नया ऐड किया गया कि हम लोग नॉन कॉपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसका बेसिस क्या होगा कि हम संविधान के बाहर नहीं जाएंगे, उनके जो नियम है उसको मानते हुए चलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे और न्याय उचित तरीके से चलेंगे। ये तीन चीजें। और इसी में लिखिएगा इन दिस सेशन C.R. Das passed the resolution of NCM. In this session, C.R. Das passed the resolution ऑफ NCM। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का
रेजुलेशन क्या बोलेंगे, प्रस्ताव ही बोलेंगे। प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास किया। एम फिर से लिख लीजिए। एम क्या रहेगा, स्वराज। और कहां पे ये असहयोग आंदोलन चलेगा, तो इंटायर इंडिया। स्कोप करके लिखिए, स्कोप विस्तार मतलब इंटायर इंडिया, संपूर्ण भारत में। इसका स्कोप क्या होगा, विस्तार संपूर्ण भारत। ये सब नागपुर अधिवेशन में सेटअप किया गया। असहयोग आंदोलन चला गांधी जी के नेतृत्व में। इस दौरान क्या क्या किए गए, जैसे आप स्कूल पश्चिमी शिक्षा जो कि अंग्रेजी सरकार के माध्यम से चला, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। जब स्कूल कॉलेज को का बहिष्कार करेंगे तो कोई विकल्प में व्यवस्था भी तो करिएगा कि बच्चे को क्या ऐसे ही अनपढ़ रख दीजिएगा जब तक चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कई स्कूल कॉलेजेस भी स्वदेशी तरीके से खोले गए, ठीक है, उसके विकल्प में। तो नीचे लिखिएगा, स्वदेशी स्कूल एंड इंस्टीट्यूट, स्वदेशी स्कूल एंड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, स्वदेशी स्कूल और संस्थान, हेडिंग डाल दीजिए। नीचे लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा स्कूल एंड इंस्टीट्यूट और दूसरी तरफ लिखिएगा फाउंडर। एक टेबल बना दीजिए, यहां स्कूल एंड और यहां पे फाउंडर। कई लोग हैं जिन्होंने के अलग अलग तरीके से खोला था। पहला लिखिएगा नेशनल कॉलेज कलकत्ता, नेशनल कॉलेज कलकत्ता किसने एस्टेब्लिश किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। नेशनल कॉलेज कलकत्ता, एस.एन. बोस। सुभाष चंद्र बोस ने चौथी रैंक लाया था आईसीएस के एग्जामिनेशन में, और गांधी जी से मिले और असहयोग आंदोलन में कूद गए। चलिए दूसरा लिखिएगा जामिया मिलिया, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लिखो। बहुत आईएएस बनते हैं वहां से, जामिया मिलिया से, टॉपर लोग वहां से पढ़ाई करते हैं। हाँ नहीं ठीक है, जेएनयू के बाद यदि कोई मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जामिया मिलिया का बड़ा अच्छा नाम है। तो लिखिएगा किसने स्थापित किया था, लिखिएगा मोहम्मद गौहर अली और शौकत अली। गौहर मोहम्मद, एमडी से मोहम्मद पूरा कर सकते हैं, गौहर अली एंड शौकत अली, ये फाउंडर थे। अगला लिखिएगा काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, काशी बने बनारस, विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ को किसने एस्टेब्लिश किया था, ये शिव प्रसाद गुप्ता नाम था, शिव प्रसाद गुप्ता। अगला लिखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ ये तो ऑलरेडी एक कॉलेज के नाम से फेमस था, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस। ये सर सैयद अहमद के द्वारा बनाया गया था 1876 के अराउंड, और फिर 1920 में असहयोग आंदोलन में के बाद इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी। तो 1920 में ही ये असहयोग आंदोलन के दौरान
इसका नाम यूनिवर्सिटी हो गया था। तो किसने फाउंड किया था? सर सैयद अहमद खान। लिखिए, सर एक टाइटल था जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था। खान। लास्ट और इंपॉर्टेंट लिखिए, बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ जो आपका कांग्रेस का मुख्यालय गए हैं कभी? इधर बांकीपुर के साइड है आपका सदाकत आश्रम। हाँ, बिहार वाला में डेट लिखाएंगे, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। बिहार विद्यापीठ को 6 फरवरी 1921 को स्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, पूछा जाएगा। 6 फरवरी 1921 को। इसके फाउंडर कौन थे? गांधी जी। फाउंडर गांधी जी। और इसके को फाउंडर मेंबर में लिख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जो कि बिहार में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा था। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में नॉन कॉपरेशन एनसीएम आगे बढ़ा था, मजहरुल हक के। हाँ, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, मजहरुल हक। इसके बाद लिखिएगा ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद बहुत बड़े कांग्रेसी नेता बिहार के, ब्रज किशोर प्रसाद। चलिए, तो ये तो हो गया बिहार विद्यापीठ। ये सारे इंस्टीट्यूट बनाए गए थे। हाँ, मतलब स्वदेशी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब विदेशी वाला स्कूल तो कॉलेज बहिष्कार ही कर दिए हैं, तो अब बच्चों को अब पढ़ाइए। अगला लिखिएगा, कुछ बैकआउट हुआ था, कुछ चीजें, जैसे टाइटल को किया था, तो हेडिंग डाल देना बहिष्कार, बैकआउट। जैसे गांधी जी ने एक टाइटल को बहिष्कार कर दिया था जो उन्हें दिया गया था, कैसर ए हिंद का। तो लिखिएगा, द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद, द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद वाज रिटर्न्ड बाय गांधी जी। अच्छा, एक चीज कंफ्यूज लोग करता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि टाइटल कब लौटाया था? नहीं, जालियांवाला बाग हत्याकांड हमने लिखाया हुआ है, भूलना नहीं है। कंफ्यूज करता है लोग यहाँ। और गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। चलिए, इसी समय 1921 में भारत में नवंबर महीना था 17, 1921, प्रिंस ऑफ वेल्स आया था और उसके विरोध में लाल कपड़े और बहिष्कार इनको किया, बाइकआउट किया गया था। बहिष्कार, लाल कपड़ा बोलते हैं, काला कपड़ा दिखाया गया था। काला कपड़ा, ब्लैक आपका झंडा कह सकते हैं उसको, दिखाया गया था। तो लिखिएगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, protest against the arrival of Prince of Wales to India on 17th November 1921, 17 नवंबर 1921। देखिएगा, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत के आगमन का विरोध किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया गया था। एक गांधी जी के बहुत बड़े फाइनेंसर थे और एक एडॉप्टेड सन भी कह सकते हैं, जमनालाल बजाज। नाम सुना है? गांधी जी का 5वां बेटा, 4 बेटा तो थे ही, जमनालाल बजाज। इनको एक टाइटल मिला था राय बहादुर का। राय बहादुर के टाइटल को जमनालाल बजाज ने वापस कर दिया था। लिखिएगा, जमनालाल बजाज रिटर्न द टाइटल राय बहादुर
जमनालाल बजाज रिटर्न्ड द टाइटल, कौन सा? राय बहादुर। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया था। चलिए, इतना सब चीज काम हो ही रहा था, समय हो गया 4 या 5 फरवरी 1922। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था जिसमें आग लगा दिया गया और कहा जाता है उसमें कई सिपाही और पुलिस जल करके मर गए। हालांकि इसका आरोप मढ़ा गया रेवोल्यूशनरीज के ऊपर। कई लोग मानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा था, इसको ब्रिटिशर्स किसी भी विधि से दबा नहीं कर पाए, सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने कौन सा पॉलिसी को अपनाया था? सत्याग्रह, अहिंसा और अशांति। अशांति बोल रहे, शांति शांति, सत्याग्रह और क्या? अहिंसा। और इस पद्धति को बदनाम करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको इंसिडेंट हो सकता है, बैकडोर से करवाना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब षड्यंत्र था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, गांधी जी के उबाऊ थकाऊ जो बैठ करके सत्याग्रह के विरोध में कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने वहां पे इंसिडेंट को दिया, ये घटना को अंजाम किया। लेकिन ज्यादातर इस मत के समर्थन में है कि ये शायद ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही करवाया गया एक बदनाम करने की साजिश थी, जो कि गांधी जी के मूवमेंट को, आंदोलन को बदनाम कर देना चाहते थे। और इसी वजह से कुछ ग्रुप्स के द्वारा इस थाने स्टेशन में आग लगवा दिया गया, जिसमें बहुत सारे, मतलब कुछ पुलिस ऑफिसर्स इसमें जल करके मर गए। उसकी संख्या टोटल बताया जाता है कहीं कहीं 22, कहीं कहीं 23 बताया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट। तारीख यदि करेंगे तो इसमें 2 डेट मिलता है, कहीं कहीं 4 मिलता है, कहीं कहीं 5 मिलता है, लेकिन ये फरवरी तो सही ही है, 1922। ये जगह कहां पे है? तो गोरखपुर, यूपी में। ये क्या था? यहां पे एक पुलिस स्टेशन था, और पुलिस स्टेशन में आग लगाया था। ठीक है, तो नीचे लिखेगा, ए पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर। ए पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर एट ए प्लेस कॉल्ड चौरी चौरा इन गोरखपुर। A police station was set on fire at a place called चौरी चौरा इन गोरखपुर। देखिएगा, गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान में एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। उसी में फुल स्टॉप करके लिखिएगा, इन विच 23 सोल्जर्स या 23 पुलिस डाइड, जिसमें 23 पुलिस की मृत्यु हो गई। इसमें 23 पुलिस की मृत्यु हो गई। अब इस घटना में हिंसा है, वायलेंट है, लोगों को जलाया गया है,
जो गांधी जी के जो सत्याग्रह है उसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो गांधी जी का इथिकल वैल्यू क्या कहेगा कि अब हमें इसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अब कई बेगुनाह बड़े बड़े नेताओं को क्या करेगा, इस घटना को आधार बना करके गिरफ्तार करेगा। इससे अच्छा है कि इसको हम रोल बैक कर लें। गांधी जी ने ऐसा ही किया। जब गांधी जी बारदोली में थे, यह भी पूछा जाता है, जिसमें चोरी चोरी कांड हुआ उसमें गांधी जी कहां थे, बारदोली। और वहीं पे एक बैठक बुलाई गई कांग्रेस का, और उसमें कहा गया कि नहीं, अब जो है हम लोग को एनसीएम क्या कर लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। और जिस दिन ये किया गया बैठक और वापस लिया गया, वो तारीख था 11 या 12 फरवरी 1922 ईस्वी। तो नीचे लिखिए, गांधी जी विथड्रॉ द एनसीएम withdrawed the NCM at the Congress meetings, at the INC meeting held in Bardoli, बारदोली कहाँ है, गुजरात में है, ब्रैकेट करके गुजरात लिख दीजिएगा। बारदोली on 11th 12th February 1922, 11-12 फरवरी 1922 लिखेगा। गांधी जी ने 11-12 फरवरी 1922 को, गांधी जी ने 11-12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में कांग्रेस की मीटिंग बुलाकर, कांग्रेस की एक बैठक बुलाकर एनसीएम को क्या कर लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद जो ऑल इंडिया लेवल पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था और बहुत लोग इससे जुड़े हुए थे, एक समय में लगने लगा था कि अब कुछ हो सकता है। एक ख्वाब देखने वाला नहीं होता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत लोगों को लगने लगा था कि अब तो लगता है कि क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके आ जाएगा। कुछ लोग सोचना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान का टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान उधर जो है वहां पे आंदोलन, मतलब बड़ा ख्वाब पाल लेता है लोग। और इस तरह से बहुत सारा लोगों ने ख्वाब देख लिया था कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, कुछ होने वाला है। अच्छा, सडन इसको वापस रोल बैक लेने के बाद कई लोगों का दिल टूट गया और गांधी जी के विरोधी हो गए, कि मतलब गुस्सा के पात्र कि इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, आपने एक छोटी सी घटना के वजह से आपने इतना बड़ा आंदोलन को मतलब पीछे क्यों ले लिया। उसमें से पहला नंबर के वही फूफा जी, याद करो, चित्तरंजन दास। उन्होंने कहा कि देखो, ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे, हम इलेक्शन अभी भी इलेक्शन में टाइम है, इलेक्शन अभी हुआ नहीं है। कौन सा वाला, वही लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला। उन्होंने कहा अभी भी वक्त है, चलो कि समय से पहले इन्होंने रोल बैक कर लिया, अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अब हम लोग तो अब कांग्रेस में रहेंगे नहीं। अभी कांग्रेस के क्योंकि रूठे हुए थे ना, तो गांधी जी जानते थे कि मतलब इसको मनाने के लिए अच्छा है कि जब जिस समय इन्होंने एक रेजुलेशन लाया था ना नागपुर वाला में, अरे नागपुर असहयोग में, उसी समय इनका ध्यान था कि अगला जो है कांग्रेस का जो है ना चेयरमैन, इसी को अपॉइंट किया जाएगा। और गया वाला सेशन में चेयरमैन कौन बनता है, अभी हमने बताया था। और वहाँ पे सारा इंसिडेंट तो आपको पता ही है कि वहाँ पे बैठक बुलाया गया ऑल इंडिया कांग्रेस का, और वहाँ पे सहमति दी गई कि गांधी जी, अब देखो गांधी जी का गिरफ्तारी वाला तो अभी नहीं लिखे है ना, लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। तो गांधी जी अरेस्ट, गांधी जी की गिरफ्तारी
गांधी जी अरेस्ट। अच्छा, 11-12 फरवरी को इन्होंने रोल बैक किया एनसीएम से, और 13 तारीख को गांधी जी को 1922 को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। 11-12 को वापस लिया, 13 तारीख को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लिखिएगा, और सजा कितनी वर्ष की दी गई, 6 साल के लिए। लिखिएगा, ऑन 13 मार्च 1922, सॉरी 2 दिन बोल रहे, ये फरवरी नहीं, मार्च में, मार्च फेब कर रहे हैं, एक महीना के बाद, क्योंकि उस बीच में आपका सजा वजा भी दिया जाएगा ना, तो इसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। मार्च, हाँ नहीं, हम 13 वाला ही देखे हैं, आप लोग देखिएगा कहीं। 13 मार्च 1922 को, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ऑन 13 मार्च 1922 गांधी जी वाज sentenced to 6 years imprisonment, on charges of sedition, लिखिएगा हिंदी में, 13 मार्च 1922 को गांधी जी के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर, सेडिशन माने राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी के ऊपर कौन सा एक्ट लगाया गया था, सेडिशन। धारा क्या हो सकता है, 124 का सब क्लॉज ए सेक्शन और 153 का सब क्लॉज ए सेक्शन, ये सेडिशन का है। हालांकि जो बीएनएस नया वाला बना है तो इसको सस्पेंड शायद किया गया है कुछ समय के लिए। आपका सेडिशन अभी शायद सस्पेंडेड है बीएनएस के अनुसार। हाँ, उसी का नाम वही है, दोस्तों सेडिशन ही है। 124 आपका सेडिशन ही है। चलिए, गांधी जी 6 वर्ष के लिए जेल में है, तो 6 वर्ष तक गांधी जी को रखना चाहिए जेल में। लेकिन 1924 में ही यरबदा था, तो 2 वर्ष के बाद ही गांधी जी की तबीयत बिगड़ गई जेल में। बड़े नेता है, तबीयत बिगड़ते ही रहेंगे। तो गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को 1924 को रिलीज कर दिया, इस आधार पे कि गांधी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तो लिखिएगा, गांधी जी वाज रिलीज्ड ऑन ये तो अरेस्टेड वाला डेट था, रिलीज वाला 1924। गांधी जी वाज रिलीज्ड ऑन 5 फरवरी 1924 ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम। गांधी जी को स्वास्थ्य समस्या के कारण कितने तारीख को, 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया। अब देखो, जब तक गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का ये सीक्वेंस चल रहा था, तो हम अरेस्ट भी इसी जगह करवा दिए और छुड़वा भी इसी जगह दिए। लेकिन इस बीच में बहुत सारा काम हुआ, जैसे कि दिसंबर में कांग्रेस का सेशन हुआ था 22 में, कहाँ पे, गया में, और गया में रिजाइन फिर दिया गया कांग्रेस के पूरे मेंबरशिप से। किसके द्वारा,
चित्तरंजन दास के द्वारा, और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, ये सब हम लिखाएंगे, लेकिन इस बीच में हो रहा है। गांधी जी ने जब इस एनसीएम को वापस लिया तो एक व्यक्ति थोड़ा वामपंथी टाइप के थे जिसका नाम था डॉक्टर मुंजे। एक गांधी जी के खिलाफ इन्होंने कंडेमिनेशन पास किया, मतलब निंदा प्रस्ताव पास किया। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं, मोहम्मद अली, सॉरी जिन्ना अलग हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली है ना। मोहम्मद अली नामक एक व्यक्ति थे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, मुस्लिम नेता। वह असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम भारतीय भी थे। उस गांधी लोग जी तो बाद में गिरफ्तार हुए, ये 2 साल में जो एक्टिविटी हुआ, तो 2 साल के दौरान सबसे पहला व्यक्ति जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार हुए थे उसका नाम था मोहम्मद अली। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल जो बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर थे, हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही संन्यास ले लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, इसके अलावे और भी जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। नीचे लिखिएगा अदर फैक्ट्स, ऐसे लिखिएगा अन्य तथ्य, अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स। नीचे लिखिए डॉक्टर मुंजे पास्ड ए मोशन, डॉक्टर मुंजे पास्ड ए मोशन, मोशन न प्रस्ताव, कंडेमनिंग क्या बोलेंगे, कंडेमनिंग अगेंस्ट गांधी जी, अगेंस्ट गांधी जी। डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया या पास किया। अगला लिखिएगा मोहम्मद अली वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग, मोहम्मद अली was the first person to be arrested during the NCM, मोहम्मद अली प्रथम व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कई नेता गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सबसे पहला कौन थे? मोहम्मद। इसके बाद लिखिएगा नीचे बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्नाह, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्नाह एंड एनी बेसेंट रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना तो स्टार्टिंग समय में ही रिजाइन कर दिया था। बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड एनी बेसेंट रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने कांग्रेस से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। और इस दौरान जो असहयोग आंदोलन के दौरान कई लोगों ने जो विदेशी जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विस का बायकॉट किया था ना, तो कई लोग ऐसे ऐसे पागल लोग थे जो कि बायकॉट तो करना ही चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने ही घर से सामान उमान को फेंकना तोड़ना स्टार्ट कर दिया। विदेशी जी, अरे जैसे नहीं बीच में चाइना वाला गलवान वाला घाटी मुद्दा हुआ था इंसिडेंट, कई लोगों ने घर से चाइना वाला टीवी तोड़ना स्टार्ट कर दिया, फेंकना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने तो टिकटॉक बहिष्कार कर दिया, भारत सरकार भी टिकटॉक पर रोक लगा दी। तो कई लोग, चलो बायकॉट का मतलब था कि उसका सेवन नहीं करना है, खरीदना नहीं। आज जो खरीद ही लिए हो
तुम फेंकना क्यों चाहते हो। तो यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका आलोचना किया था। उन्होंने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। ये निष्ठुर क्या है? बर्बादी है, एकदम टोटल वेस्टेज। यानी अपनी ही संपत्ति को तुम क्या कर रहे हो। जब मान लो कि कोई जमीन है, आपने खरीदा है, जिस व्यक्ति से खरीदा है बाद में उससे दुश्मनी हो जाए तो क्या करोगे? उसको फिर उसको वापस लौटा दोगे? तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह से बर्बादी है। हाँ, आपको क्या करना चाहिए? जब किसी चीज को आप बहिष्कार कर रहे हो तो उसके विकल्प में आपको खुद का उत्पादन भी करना चाहिए। गांधी जी ने इस चीज का, इससे जो आलोचना है, इससे बहुत प्रभावित हुए थे। और फिर गांधी जी ने कभी, देखिए, जो वो बोलते थे वो करते भी थे। उन्होंने कभी फिर से विदेशी कपड़ा जो है नहीं पहना, क्योंकि गांधी जी क्या थे? बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, वकील थे, और सूट बूट वकीलों का वेस्टर्न ड्रेस है। उन्होंने नहीं फिर पहना, एक ही धोती, उसी धोती को ऐसे करके ओढ़ लेते थे और खड़ाम पहनना स्टार्ट कर दिया। चप्पल उप्पल भी छोड़ दी है। खड़ाम जो होता है ना, खड़ा देसी लाठी, मुंगेर की लाठी को उन्होंने अपना, जब तक वो जीवित रहे उस लाठी का सेवन करते रहे। इसका गांधी जी ने जीता जागता और फिर लोगों को प्रमोट भी किया कि आओ हमारे चरखा कार्यक्रम से जुड़े, हम खुद से कपड़ा बनाने के लिए फिर से अपना प्रयास करते हैं। चरखा प्रोग्राम के तहत लोगों को इस ओर जोड़ने का प्रयास किया। तो नीचे लिख लीजिएगा, द बाइकॉट एंड बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, द बाइकॉट एंड बर्निंग ऑफ फॉरेन goods was described as an irrational and cruel wastage फिर से बोल दें, द बैकआउट एंड बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स वाज डिस्क्राइब्ड एज एन इरेशनल एंड क्रूएल वेस्टेज। लिखिएगा हिंदी में, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और जलाने को, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और जलाने को अतार्किक और निष्ठुर बर्बादी कहा। निष्ठुर, अतार्किक और निष्ठुर बर्बादी कहा। किसने? नीचे लिखेगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कितना टाइम हो गया है? 12 बज गया। स्वदेशी आंदोलन का ही एक अगला चरण था। स्वदेशी आंदोलन के लिए जो 1905 में जो हुआ था, उनका बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में हुआ था। वह एक, इस बात पे काफी डिबेट था, खास करके कांग्रेस के सेशन में भी देखने को मिला। बनारस के सेशन में जब गोपाल कृष्ण गोखले उसका लीडरशिप कर रहे थे, चेयरमैनशिप कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए या ऑल इंडिया में इसको फैलाया जाए। लेकिन ज्यादातर जो देखने को मिला, बंगाल के ही इर्द गिर्द ये स्वदेशी मूवमेंट को चलाया गया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक और जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे वो चाहते थे कि ये स्वदेशी मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल पर चले, लेकिन वो कितना सफल हुआ इसके ऊपर डिबेट है, शुरुआत वाला जो स्वदेशी मूवमेंट है। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन, अनकोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू जो आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चला, तो ये इसका इम्पैक्ट क्या था? ऑल इंडिया लेवल पर था। इसका इम्पैक्ट ऑल इंडिया लेवल पर देखने को मिला
और गांधी जी इस बात के बहुत बड़े समर्थक थे कि ब्रिटिशर्स तब तक यहां पे डिफीट नहीं होगा जब तक कि उसका इकोनॉमिकली इसको वीक ना किया जाए, इसको तोड़ ना दिया जाए। वो मानते थे कि जब तक ये आर्थिक रूप से समृद्ध रहेगा तब तक ब्रिटिशर्स को पराजित करना बड़ा मुश्किल है। और इस चीज को सिर्फ गांधी जी ही नहीं समझे थे, एक बहुत बड़े ब्रिटिशर्स के विरोधी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी समझा था। वो मानते थे कि हमने पूरे यूरोप के कई देशों को पराजित किया बशर्ते एक देश को छोड़ करके, वो ब्रिटिशर्स। और अपने जीवन में अपना सपना भी देखा था कि किसी भी मौके पर हम यदि ब्रिटिशर्स को पराजित कर दें तो हमारा जीवन का अंतिम जो है उद्देश्य रहेगा। लेकिन ये सफलता नहीं मिली नेपोलियन को, और वह जानते थे कि जब तक ये इकोनॉमिकली काफी मजबूत है तब तक इसको पराजित कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसका आर्थिक कमर तोड़ा जाए। और इसी वजह से नेपोलियन ने एक उन्होंने थ्योरी दिया था, वो था आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन नहीं, महाद्वीपीय व्यवस्था, उसको कॉन्टिनेंटल थ्योरी कहा जाता है नेपोलियन का। महाद्वीपीय व्यवस्था इसमें था कि यदि कोई देश ब्रिटिशर्स का वस्तु खरीदता है वो नेपोलियन का दुश्मन होगा। जैसे काटसा के थ्रू अमेरिका सबको डराते रहता है ना कि इस जो भी जितना भी एडवर्सरी और जो भी अमेरिका के दुश्मन राष्ट्र है उससे कोई भी सामान खरीदोगे तो अमेरिका का भी दुश्मन बनोगे। इस चीज को नेपोलियन बोनापार्ट ने लगाया था, लेकिन इस चीज का अपोज उसके बगल में ही रसिया ने कर दिया था। बोला कि हम तो खरीदेंगे, तुम कर लो जो करना है कर लो। और इसी का सबक सिखाने के लिए नेपोलियन ने बहुत बड़ी आर्मी